Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है वेरियस पोस्ट के लिए, जैसे ITI वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए और डिग्री वालों के लिए, तो इसका रेगुलर क्लासेस मेरे चैनल में चल रहा है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज मैंने चालू किया हूँ जनरल साइंस का। तो सभी स्टूडेंट का तरफ से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है जनरल साइंस का सीरीज फिर से आप चालू कीजिए। तो ऑलरेडी 3 क्लास आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड किया हूँ, आज चौथा क्लास होने वाला है। आज का क्लास में मोर देन 32 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आज का क्वेश्चन में जो रहेगा, आज का क्वेश्चन हार्ड टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, हम आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया हूँ, एक क्लास इजी रहेगा, दूसरा क्लास हार्ड रहेगा, तीसरा क्लास इजी, चौथा क्लास हार्ड रहेगा। मतलब क्या है, इजी और हार्ड का कॉम्बिनेशन में ऐसे चलते रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा तो लोग वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और जितना भी दोस्त है सभी दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना। आप देख सकते हैं पिछला दिन में एक क्वेश्चन तक लास्ट डिस्कस किया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट जनरेटेड इन ए बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में कौन सा गैस जनरेट नहीं होता, तो आंसर था कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ़ डैश इज़ इन्वॉल्व्ड इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। हिंदी में आप देख सकते हैं, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा प्रजनन में ग्रेटर डाइवर्सिटी या अधिक विविधता उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन में ये होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह की pH डैश से कम होता है। तो दांत खराब होना लगता है, खराब होना स्टार्ट होता है या सड़ जाता है, कब सड़ता है, जब pH वैल्यू 5.5 से कम होता है। तो pH वैल्यू आप लोग को जानना चाहिए, pH वैल्यू मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। ओके, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाता है, कौन सा साइंटिस्ट pH स्केल आविष्कार किया है, डिस्कवर किया है। तो साइंटिस्ट सॉनसेन, SORNACN, साइंटिस्ट सॉनसेन ने pH स्केल आविष्कार किया है। तो उस pH स्केल में क्या होता है, आप देख सकते हैं 0 से स्टार्ट होकर 14 तक होता है। 7 होता है न्यूट्रल पॉइंट। ओके, न्यूट्रल पॉइंट होता है और जो 0 में होता है और 14 होता है। तो ये होता है 0 में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है और 14 में सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। ओके, मतलब 0 में सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी रहता है और 14 में सबसे ज़्यादा बेस प्रॉपर्टी रहता है। ओके, तो आप लोग को जानना चाहिए 5.5 मतलब क्या होता है, ये एसिडिक होता है। तो 0 से जितना भी आगे बढ़ेगा 7 तक वो एसिडिटी धीरे धीरे घटते रहता है। तो 5.5 भी एसिडिक होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो कैसे एसिडिक होता है ये भी आप लोग को थोड़ा लॉजिक जानना चाहिए। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो दांत का अंदर कोई भी खाना घुस जाते हैं, तो दांत के अंदर खाना घुसने के बाद क्या होता है, वो खाना पचने के बाद वो एसिड उत्पन्न करता है। एसिड उत्पन्न करने के बाद हम लोग का मुँह से स्मेल आना स्टार्ट होता है। जब भी हम लोग सुबह में उठते हैं तो मुंह से हम लोग का स्मेल निकालता है। तो क्यों निकलता है, क्योंकि खाना सड़ गया है और एसिड उत्पन्न हुआ, एसिड का वजह से मुंह से स्मेल निकालता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। तो टूथपेस्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट में रहता है बेस प्रॉपर्टी। तो बेस रहने का वजह से क्या होता है, एसिड और बेस मिलके टोटली न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। इसीलिए दांत को अच्छा से रखने के लिए सुबह में हम लोग को ब्रश करना पड़ता है। तो खाना खाने के बाद मुंह में क्या होता है, खाना सड़ जाता है, उसके बाद एसिडिक प्रॉपर्टी उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हम लोग का टूथ डीके होता है। अगर pH मान 5.5 से कम हो जाएगा, मतलब क्या है, 5.5 जितना भी बढ़ेगा, 0 से जितना बढ़ेगा उसका pH मान घटते रहेगा। तो 5.5 से जितना भी घटेगा मतलब क्या, उसका एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ते रहेगा। तो एसिडिक प्रॉपर्टी अगर ज़्यादा हो जाएगा तब टूथ या दांत हम लोग का सड़ जाता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग बेस यूज़ करते हैं। बेस का हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं टूथपेस्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, सलाइवा जो होता है, मुंह में जो सलाइवा होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है। उसका pH वैल्यू होता है 6.2 से 7.6 तक होता है। सलाइवा का pH मान होता है 6.2 से 7.6। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ए रेज्ड हैमर प्रोसेस, ऊपर उठाया गया हथौड़ा के पास डैश एनर्जी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन मैकेनिकल एनर्जी, थर्ड ऑप्शन मस्क्यूलर एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे होता है, बोला है ऊपर उठाया गया हथौड़ा का पास। मतलब क्या है, जब भी बोलेगा कि कोई भी मोशन में काम हो रहा है, कोई भी बोलेगा रनिंग ट्रेन में कौन सा एनर्जी रहता है, या मूविंग बुलेट, ऐसा कुछ बोलेगा, मतलब क्या कोई काम हो रहा है वैसा कुछ बोलेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा। नहीं तो क्या है, ऊपर उठाया गया मतलब वो ऑलरेडी स्थिर है, तो उसके लिए कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, उसके लिए रहता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में, जो भी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसमें एक क्वेश्चन होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कंपोज्ड ऑफ, या बोल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कितना भागों में हम लोग बांट सकते हैं, तो 2 भागों में, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी विथ मास m इफ इट्स स्पीड इज डबल फ्रॉम v to 2v। क्वेश्चन में बोला है एक मूविंग बॉडी है जिसका मास है m और उसका पहले वेलोसिटी था, स्पीड था v, उसका बाद वही मूविंग बॉडी का अगर वेलोसिटी को हम लोग दोगुना कर देते हैं, 2v कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजेस होता है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो पहले क्या था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, मैं पिछला क्लास में आप लोग को क्लियर कर दिया था। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो v का तो वैल्यू पहले v था, तो ऐसे हो जाएगा, पहले था, और इसका बाद क्या बोला है, इसका बाद बोला है इसका जो स्पीड था तो स्पीड को डबल कर दिया, तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम होता है, और v का जगह क्या हो जाएगा 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि v चेंज होकर 2v हो गया है, टोटल क्या हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू 4v स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख सकते पूरा इक्वेशन ही सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम 4v स्क्वायर, मतलब कितना चेंजेस हो रहा है, 4 गुना चेंजेस हो रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी पहले था ई के था, तो जब भी वेलोसिटी v को हम लोग 2v करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 ई के हो जाएगा, मतलब 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का 4 गुण हो जाएगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाता है जब भी टीसीएस कोई भी एग्जाम कंडक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक प्रॉपर्टी नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तन करता है। और एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, बेस जो होता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये ऑप्शन ठीक है। इसका बाद बोला एसिड्स हैव सवर टेस्ट, इसका जो टेस्ट होता है खट्टा टेस्ट होता है, और ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, एसिड फॉर्म सॉल्ट्स विथ बेसेस, एसिड बेस का साथ मिलकर लवण बनाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। एसिड बेस का साथ मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। इसका बाद आप देख सकते हैं एसिड का साथ कड़वा होता है, तो एसिड है बिटर टेस्ट, ये जो ऑप्शन है गलत है, क्योंकि एसिड का जो टेस्ट होता है, एसिड का स्वाद होता है खट्टा, लेकिन जो बेस होता है, बेस का टेस्ट होता है बिटर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स इन ह्यूमन मेल्स। मानव नरों में मूत्र और बीओ के प्रवाह के लिए एक ही ओनाक है जिसे डैश कहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेल में यूरिन एंड स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज होता है जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलता है, यूरेथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एम सेल इज। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिछला क्लास में मैं आप लोगों को डिस्कस कर दिया था, कितना कक्ष होता है, कहाँ से शुरू होता है, के से शुरू होता है, के एल एम एन, धीरे धीरे से बढ़ते रहता है। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n² होता है। तो n का वैल्यू क्या होता है, कक्ष का ऊपर ही डिपेंड करता है। के मतलब के से स्टार्ट होता है, के मतलब 1, एल मतलब होता है 2, एम मतलब होता है 3, एम मतलब होता है 4, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो 5, 6 ऐसे करके होता रहेगा। तो n का वैल्यू ए होता है। तो एम सेल में बोला है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 3² हो जाएगा। ठीक है, 3² मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 9 हो जाएगा, मतलब टोटल क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर बोलता है कि एन सेल में कितना हो जाएगा, 2 × 4² मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 16, 16 × 32 हो जाएगा। तो एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो पिछला क्लास में मैं डिस्कस कर दिया था और एग्जाम्पल भी आप लोग को दे दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर क्लास देखते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए इस क्वेश्चन में कोई भी मुसीबत नहीं होगा।
तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों का साथ रिएक्ट करता है उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलता है। मेटल ऑक्साइड अगर एसिड का साथ रिएक्ट करता है तब क्या उत्पन्न करता है, एसिड या बेस का साथ रिएक्ट करने के बाद क्या उत्पन्न करता है, सॉल्ट प्लस वाटर उत्पन्न करता है। ये भी मैं डिस्कस कर दिया था, ठीक है। तो इन दोनों का एम्फोटेरिक ऑक्साइड का दो एग्जाम्पल होता है, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका केमिकल सिंबल होता है Al2O3, ओके, और एक होता है जिंक ऑक्साइड ZnO होता है, ओके। तो ये दो ही एग्जाम्पल बार बार पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो कॉमन आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, टीसीएस जब भी क्वेश्चन करता है सेम टू सेम मतलब वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों का भी जो क्वेश्चन आएगा ना यही टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, तो सेम टू सेम आप लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, जब हम अबोध सारणिका समूह में नीचे जाते हैं तब क्या होता है। तो एक चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, पीरियोडिक टेबल किसने आविष्कार किया था, तो पीरियोडिक टेबल आविष्कार किया था मेंडेलीव ने। तो मेंडेलीव ने जो आविष्कार किया था पीरियोडिक टेबल वो किसका बेसिस पे था, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का बेसिस पर था। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आविष्कार किया था मोसले ने आविष्कार किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक नंबर का बेसिस पर पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, ओके। तो इसको हम लोग जनरली मानते हैं क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाता है, ज़्यादातर स्टूडेंट के बीच में डाउट आता है, पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है और कितना ग्रुप होता है। तो 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है। पीरियड कौन सा होता है, जो रो बराबर रहता है इसको पीरियड बोलते हैं, और जो नीचे बराबर रहता है परपेंडिकुलर जो रहता है इसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो बोला है कि जब भी हम लोग ग्रुप बराबर नीचे आते हैं, मतलब ग्रुप बराबर जब भी नीचे आएंगे तो तब क्या होता है, तो इधर बोला द नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीजेस, सेल का भी डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ते रहेगा। तो एटॉमिक नंबर जब भी बढ़ेगा, अगर सोच लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें कितना सेल होगा, उसका बाद अगर किसी का एटॉमिक नंबर 36 है उसका सेल तो बढ़ते जाएगा ना, क्योंकि 2, 8, 18 ऐसे हम लोग का बढ़ते जड़ता है क्योंकि सेल का कैपेसिटी होता है कि जैसे के का कैपेसिटी होता है 2, उसका बाद होता है 8, उसका बाद होता है 18, उसका बाद होता है 32, कैसे आता है वो भी आप लोग को मैं बता दिया हूँ, 2n²। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं। इसका बाद बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे डिक्रीज होगा, जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। सोच लीजिए किसी का अगर एटॉमिक नंबर जैसे लिथियम का 3 है तो लिथियम का 3 होगा तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 1 होगा। तो जब भी उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा क्योंकि लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर होता है। तो जब भी 4 एटॉमिक नंबर होगा उसका तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते रहेगा, ओके। इसका बाद बोला है द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, तो ये जो ऑप्शन है ये राइट आंसर है क्योंकि जब भी एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो ऊपर से जब भी हम लोग ग्रुप बराबर नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर उसका बढ़ जाएगा तो उसका सेल भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। एटॉमिक साइज डिक्रीज कभी नहीं होगा क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बढ़ते रहेगा। जैसे लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है तो, और अगर किसी का बात करते हैं एल्यूमिनियम का सोच लेते 13 है तो उसका क्या, और उसका तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना, तो घटेगा कैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, सेल बढ़ते रहेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज ए टिश्यू, टिश्यू क्या होता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जो कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं सेल्स व्हिच आर सिमिलर इन ओरिजिन, फॉर्म एंड फंक्शन, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू क्या होता है, जो उत्पत्ति सेम होता है और वो जो कार्य करता है और उसका जो फॉर्म होता है तो फॉर्म दिखने में भी वो सेम होता है, तो उसको बोलते हैं सेल, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए current I flows through a resistor, a source maintains a potential difference of V across the resistor, the energy supplied by the source in time t is। तो इसमें बोला है एनर्जी निकालने के लिए बोला है, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम होता है, ओके। तो हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ने के बाद इसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी इजिकल टू क्या होता है, एनर्जी इजिकल टू होता है करंट मतलब क्या आई इंटू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू होता है टाइम, ठीक है। तो आई वी टी, तो वी आई टी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्कोहल इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल।
तो केल्विन स्केल को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, सेंटीग्रेड को केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करना पड़ता है, ये आप लोग को पहले मैं क्लियर कर दिया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट मेरा क्लास रेगुलर देखते हो सभी स्टूडेंट के ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचता है कि बहुत टफ क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है। तो ये तो DFCCL का बात है, जब ITI वालों का एग्ज़ाम होता है और इधर होता है ऑल ब्रांच जैसे डिप्लोमा बीटेक सभी का एग्जाम होता है, फिर भी इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, तो DFCCL में भी आसान क्वेश्चन पूछे जाएगा। ओके, तो बोला है ये जो फॉर्मूला होता है केल्विन स्केल इक्वल होता है सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 273 डिग्री होता है। तो सेंटीग्रेड में क्या बोला है 78 प्लस 273, तो इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 351 आ जाएगा। ओके, तो केल्विन स्केल का फॉर्मूला क्या होता है सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273 डिग्री। ओके, तो इसका बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ, दिस इज बिकॉज यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। ये किस कारण से होता है, तो ये किस कारण से होता है ओम्स लॉ का कारण होता है। तो ओम्स लॉ इजिकल टू क्या होता है V इजिकल टू होता है IR होता है। ठीक है, तो इधर क्या बोला है रेजिस्टेंस अगर डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाता है। तो करंट I इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लोग चेंज करें तो V/R लिख सकते हैं। तो इधर क्या बोला है अगर हम लोग रेजिस्टेंस को डबल करेंगे, सोच लीजिए वोल्टेज पहले क्या था, वोल्टेज 100 था, रेजिस्टेंस था 1, तो क्या हो जाएगा करंट 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है इसका बाद अगर हम लोग रेजिस्टेंस को 2 गुना कर देते, डबल कर देते, तो 2 गुना मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा नीचे। ओके, तो का जो वोल्टेज रहेगा वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, तो करंट तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो करंट पहले क्या था 100 तो था ना, तो उसका बाद जब ये रेजिस्टेंस को 2 गुना कर दिया तो करंट तो आधा हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये किस कारण होता है ओम्स लॉ का कारण होता है। तो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है ओम्स लॉ इजिकल टू क्या होता है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो जब भी बोलेगा कि करंट 2 गुना हो गया रेजिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, तो ये इक्वेशन से आप लोग को सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड, साध का पता लगाने के लिए ओविग्रह को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साध को पता लगाने के लिए जो रिसेप्टर यूज़ होता है उसको बोलते हैं गुस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, गुस्टेटरी रिसेप्टर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा अगर बोलता है डिटेक्टिंग स्मेल, तो स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिसेप्टर यूज़ होता है, तब हो जाता ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G वाज डिटरमाइंड बाय, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के मूल की खोज किसने द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जिसका सिंबल होता है G, तो उसका आविष्कार किया था हेनरी कैवेंडिश ने। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और G का वैल्यू क्या होता है ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 होता है। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग को याद रहना चाहिए, कभी कभी पूछता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट किसने डिटरमाइन किया था, किसने खोज किया था, और कभी कभी पूछता है इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कैपिटल G से, और इसका जो यूनिट क्या होता है ये भी पूछा जाता है न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11। ओके, 4 क्वेश्चन इधर से बनता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, इफ ए बॉडी टेक्स t सेकेंड टू गो वंस राउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है जब कितना टाइम लग रहा है, t सेकेंड टाइम लग रहा है, और एक सर्कुलर पाथ में वो ट्रैवल कर रहा है जिसका रेडियस है r, तो उसका वेलोसिटी कितना होने वाला है। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेती है तो वेग भी निम्नों में से किसका द्वारा किया जाता है। तो क्या बोला है, एक कोई भी सर्कल है सोच लो जिसका त्रिज्या मतलब रेडियस है r। ओके, और इसको टोटल एक चक्कर देने में कितना टाइम लगा है, टोटल t सेकेंड टाइम लगा है। तो आप लोग जानते हैं वेलोसिटी इजिकल टू क्या होता है, वेलोसिटी इजिकल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग जानते हैं।
तो इधर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एक राउंड किया तो एक राउंड मतलब क्या होता है, टोटल परिसीमा होता है इसका, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr होता है। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, और टाइम क्या है टी है, तो v इजिकल क्या हो जाएगा 2πr/t हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को पहले नहीं आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन P एंड F। हिंदी में आप देख सकते हैं, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया छवि की स्थिति कहाँ पता लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण बोला है, तो ऐसे अवतल दर्पण जो होता है तो ये होता है प्रिंसिपल होता है। ओके, ये जो पॉइंट होता है प्रिंसिपल होता है जहाँ पे मैच किया है, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या होता है, ये होता है फोकल लेंथ। और इधर क्या बोला है, आप देख सकते हैं P एंड F का बीच में अगर कोई भी वस्तु का अगर हम लोग रखेंगे, कोई भी एक वस्तु को रखेंगे, तो इसका जो इमेज होगा, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका जो इमेज होता है अवतल दर्पण के लिए सिर्फ ये जो पोजीशन है, जब हम लोग फोकल लेंथ और प्रिंसिपल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखता है तब इसका जो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, मिरर का पीछे बनता है। ठीक है, तो इधर बनता है। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। और ये जो इमेज होता है ये होता है वर्चुअल इमेज होता है, और इरेक्ट इमेज होता है। इरेक्ट मतलब सोजा सूजी होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको बोलता है। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु को फोकल लेंथ और प्रिंसिपल के बीच में अगर रखेंगे तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, मिरर का पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन की पहचान जिसमें जड़, तैन और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो कौन सा अलैंगिक प्रजनन में जैसे रूट्स, स्टेम, लीव वगैरह सब रहता है, तो इसका कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वानस्पतिक प्रजनन होता है, उसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है, रूट्स, स्टेम, लीव्स, ये सब पार्ट इन्वॉल्व रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग ऑफ जिंक। कौन सा प्रोसेस में हम लोग आयरन को जिंक का प्रोलेप देते हैं, तो कौन सा प्रोसेस में होता है, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में होता है। क्यों होता है, आयरन को रस्ट लगने से, जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जिंक का कोटिंग देते हैं। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछे जा रहा है, बोला है ए पर्सन होल्डिंग ए पेन इन हिज लेफ्ट हैंड सीज हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर होल्डिंग द पेन इन हिज राइट हैंड, दिस इज ड्यू टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो सीधा आप लोग को मैं समझा देता हूँ, अगर आप लोग आईना का सामने या मिरर का सामने अगर आप लोग खड़ा होंगे, अगर कोई भी एक वस्तु को लेफ्ट हैंड में अगर आप लोग पकड़ के रखेंगे तो उसको मिरर में क्या दिखाता है, उसका ऑपोजिट हैंड में, मतलब राइट हैंड में दिखाता है कि हम लोग पकड़ के रखे हैं, तो उसका ऑपोजिट कैसे दिखाता है, तो ये किसका वजह से होता है, ये होता है लैटरल इन्वर्सन का वजह से। ओके, तो लैटरल इन्वर्सन का वजह से हम लोग का जो राइट साइड होता है उसको लेफ्ट साइड दिखाता है, और जिसको लेफ्ट साइड होता है उसको राइट साइड दिखाता है। हिंदी में आप देख सकते हैं, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीर्ष में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, निम्न में से किस घटना के कारण होता है। तो मैं आप लोग को बोल दिया कि जो पेन आप लोग राइट हैंड में पकड़ते उसको मिरर में क्या दिखाता है, लेफ्ट हैंड में हम लोग पकड़ के रखें, तो इसके किसका वजह से होता है, लैटरल इन्वर्सन का वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर भी काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ क्वेश्चन है। बोला है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आप लोग को बहुत ही सिंपल वे से आप लोग को मैं समझा देता हूँ। बोला है कोई भी एक वस्तु है जिसका मास है 2 kg, उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड में ऊपर फेंके हैं, तो उसका बाद 2 सेकेंड बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 2 सेकेंड बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये आप लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, v = u + at फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा।
ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो v इजिकल टू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू तो दिया है 20 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन आप देख सकते हैं g तो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन मतलब क्या, जब कोई भी वस्तु नीचे आएगा तब क्या होता है, g का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या बोला ऊपर हम लोग फेंक रहे हैं, मतलब क्या एक्सीलरेशन का विरुद्ध हम लोग काम कर रहे हैं, अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन जो हो जाएगा -10 हो जाएगा। ओके, और t कितना दिया है, टाइम 2 है। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा 20 -20 हो जाएगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो v का तो वैल्यू निकल गया, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ओके, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वेट हाफ एम वी स्क्वायर, तो v का अगर वैल्यू 0 निकल गया मतलब क्या पूरा इक्वेशन ही तो 0 हो जाएगा ना। तो 2 सेकेंड बाद वो वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी होने वाला वो हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल। समझ में आ गया। v का आप लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसीलिए v का वैल्यू मतलब क्या, v होता है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं v इजिकल टू यू प्लस at होता है। तो ये फॉर्मूला में आप लोग जब भी पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन का तो वैल्यू दिया है, तो एक्सीलरेशन का विरुद्ध जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए एक्सीलरेशन माइनस हो जाएगा, तो इसलिए v का वैल्यू आ जाएगा। v का वैल्यू आते इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो v का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोपेन इज, प्रोपेन का आणविक सूत्र है, तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा C3H8। तो कैसे आता है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। जब भी बोलेगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ओके, तो इसके लिए क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है तो एक्चुअली एल्केन ग्रुप का होता है, मीथेन, प्रोपेन, तो ये एल्केन ग्रुप का होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो एन का वैल्यू क्या होता है, जैसे मीथेन जब भी बोलेगा तो एन का वैल्यू तो 1, जब भी बोलेगा इथेन तब भी हो जाएगा 2, प्रोपेन बोलेगा तो 3, ब्यूटेन बोलेगा तो 4, और पेंटेन बोलेगा तो 5, ऐसे बढ़ते रहेगा। उसके बाद हेक्सेन होता है, उसके बाद हेप्टेन होता है, उसके बाद ऑक्टेन होता है। ओके, तो ऑक्टेन मतलब 8 हो जाएगा। तो जब भी बोला है, इधर क्या बोला है, प्रोपेन बोला है, प्रोपेन मतलब क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो C3 हो जाएगा, और H2n मतलब क्या हो जाएगा 2 × 3 + 2 मतलब क्या हो जाएगा, इधर H8 हो जाएगा, तो C3H8 इसका फॉर्मूला हो रहा है ना। तो इस फॉर्मूला में आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग को जानना पड़ेगा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे नॉनेन, इसका बाद डेकेन, ऐसे होता है। ओके, और ये एल्केन ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर नहीं निकाल सकते हैं। बोला है द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर विथ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर इज। तो इधर बोला है फोकल लेंथ निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोल दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया है 20 बोला है। ठीक है, तो इसका जो फोकल लेंथ क्या होने वाला है आप लोग जानते हैं, R इजिकल टू होता है 2f। ठीक है, तो f इजिकल टू क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, तो R का तो वैल्यू 20 दिया है, तो 20/2 मतलब क्या 10 हो जाएगा, तो f इजिकल टू 10 हो जाएगा। मतलब ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, जो फोकल लेंथ होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, क्योंकि आप लोगों को मैं जब कॉनकेव मिरर बताया था तो ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका बीच में होता है फोकल लेंथ, तो ये तो आधा ही होता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर से इतना तक होता है, और इसका आधा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, इधर से इधर तक होता है। ये सब लोग को जानना चाहिए। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए मैं 50 क्वेश्चन कभी 30 क्वेश्चन ऐसे करके डिस्कस कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी का दूधिया बना देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो CO2 क्या करता है, जो लाइम वाटर होता है उसको मिल्की बना देते हैं। ओके, ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ 4 kg इज लाइंग एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स, इट गेन्स ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। तो इधर बोला है कोई भी एक वस्तु का जो वे मास है 4 kg है, और इसका जो स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड है, और इसका बोला है वर्क डन निकालने, कार्य निकालने के लिए बोला है। तो जब भी बोलेगा वर्क डन मतलब क्या, उसका जो यूनिट होता है जूल होता है, और काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होता है, तो इसलिए हम लोग कर सकते हैं ½ mv²। ओके, तो एम क्या बोला है, ½ × 4
इंटू वी स्क्वायर क्या बोल दिया 5 × 5, तो कटने के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 हो जाएगा 10 और इसके बाद हो जाएगा 50, तो 50 जूल इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा कौन सा है जिससे विचार का संग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन ब्रेन का थिंकिंग पार्ट, मेन जो थिंकिंग पार्ट वो कौन सा होता है, वो होता है फोर ब्रेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर ब्रेन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल वेइंग 0.5 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड विल बी। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बार मैं डिस्कस कर दिया हूँ, आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर किया हूँ। ये जो क्वेश्चन है मैं बार बार रिपीट नहीं किया हूँ, यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है, इसीलिए हमको देना पड़ा, अलग अलग वे से आया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, मास दिया है और वेलोसिटी दिया है, फॉर्मूला आप लोग लगा देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इफ करंट इंक्रीजेस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट देन। तो बोला है ओम्स लॉ का हिसाब से करंट अगर बढ़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहेगा तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस में क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ इजिकल टू वी इजिकल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस इजिकल टू क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू हो जाएगा V/I हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बोला है, वोल्टेज जो होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम रहेगा। सोच लो इधर पहले 100 था, वो सेम रहेगा, और जो करंट था सोच लो पहले 1 था, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा बढ़ गया। तो 1 जब रहेगा तो पहले अगर 1 रहता करंट, तब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस 100 होता। तो बोला करंट बढ़ गया, करंट सोचो हो गया 20 हो गया, तो रेजिस्टेंस तब क्या हो जाएगा 5, तब हो जाएगा 5, मतलब क्या, रेजिस्टेंस घट गया। तो ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, ये इक्वेशन ही मेन होता है। जब भी बोलेगा वोल्टेज बढ़ गया, करंट घट गया, तब क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये इक्वेशन में आप लोग करके देखना पड़ेगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। शायद समझ में आप लोग को आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें कितना एटम रहता है, तो ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है O3 होता है, इसमें 3 एटम रहता है। ओके, O3 होता है। अगर ऑक्सीजन बोलता है तो 2 एटम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, एमोंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडेलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स विथ। एक्चुअल इसका जो मीनिंग बोला है, जो मेंडेलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो कौन सा 2 कंपाउंड का ऊपर या 2 एलिमेंट का मेन प्रिंसिपल करके बाकी एलिमेंट को सिलेक्ट किया था या बाकी एलिमेंट को खोजा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन जो 2 एलिमेंट था वो था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन TCS का क्वेश्चन है, आप लोग शायद वीडियो को अच्छा से देखें, आप लोग को शायद ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आ गया है। 1-2 जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है वो आप लोग को रटना पड़ेगा, वो आप लोग रट लीजिए। तो वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल हुआ है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। हम भी मेहनत करते हैं, हमको हिंदी नहीं आता, फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराने के लिए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।